टारगेट होते हैं स्कैमर्स का कनाडा में, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम टॉप 5 स्कैम्स की बात करेंगे जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स के साथ होते हैं, कैसे आप इनसे बच सकते हो, कैसे एक स्कैम को आइडेंटिफाई करा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले स्कैम के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, और वो है फेक जॉब स्कैम। अब होता क्या है, आपको इंडीड और लिंक्डइन पे ना काफ़ी सारी जॉब लिस्टिंग्स मिलेंगी जो कि एब्सोल्युटली फेक होती हैं। वो आपको लालच देंगे कि बहुत अच्छी पे मिलेगी, वर्क फ्रॉम होम है, या फिर हम आपको एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी में आपको जॉब मिल रही है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट की कोई आपको हायरिंग मैनेजर रीच आउट कर रहा है ईमेल पे, और वो कह रहा है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट में ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, हमने आपको सिलेक्ट करा, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करा है। बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर 1, अगर कोई अपॉर्चुनिटी टू गुड टू बी ट्रू है तो मोस्ट लाइकली इट इज़ अ स्कैम। दूसरी चीज़, मेक श्योर करो कि कोई भी अगर आपको कंपनी से कोई बंदा रीच आउट कर रहा है तो उसकी ईमेल आईडी चेक करो कि वो ईमेल जो है वो एक कंपनी की ईमेल ही है या नहीं। अगर कोई ऐसी ईमेल है हायरिंग मैनेजर 123@gmail.com तो वो मोस्ट लाइकली फेक है। अगर कोई ऐसी ईमेल है johnmartin@microsoft.com, इस टाइप से कोई ईमेल है जिसमें @ के बाद जो है कंपनी का नाम यूज़ हो रहा है, .com यूज़ हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली वो एक ओरिजिनल ईमेल है। और कुछ चीज़ों का आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ऐसे बहुत इजीली शेयर नहीं करनी है। लोग हो सकता है आपसे आपका सिन नंबर मांगे, सिन नंबर आप सिर्फ एम्प्लॉयज़ के साथ ही शेयर करो, वो भी जब आपकी जॉब कंफर्म हो जाए। ऐसे हायरिंग प्रोसेस के टाइम पे आपको शेयर नहीं करना होता कि भाई आप हमें अपना सिन नंबर दे दो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको जॉब पे रखना है नहीं रखना, ऐसा नहीं होता। सिन नंबर एक बहुत प्राइवेट चीज़ है क्योंकि उस पर आपके सारे जितने आप वर्किंग आवर्स होते हैं वो काउंट होते हैं। स्पेशली इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आपने सिन नंबर दे दिया किसी को और उस आपके सिन नंबर पे किसी और के घंटे काउंट हो रहे हैं वर्किंग आवर्स, तो बाद में आप दिक्कत में आ सकते हो सकता है आपको वर्क परमिट ना मिले या फिर पीआर में दिक्कत आए, कोई भी दिक्कत आ सकती है बाद में। तो इसलिए अपना सिन नंबर जो है प्राइवेट रखो अपने तक और अपने एम्प्लॉयर तक। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे फिशिंग स्कैम होते हैं कि भाई कोई बंदा कोई आपका ईमेल आया कहेगा भाई मैं माइक्रोसॉफ्ट से हूँ, आप ये फॉर्म फिल कर दो आपकी जॉब एप्लीकेशन का, और फॉर्म में बहुत सारी प्राइवेट डिटेल्स मांगेंगे। इस टाइप के फॉर्म्स होते हैं। या फिर होता है आपका ईमेल और आईडी और पासवर्ड आपसे बनवा लें, और वो हो सकता है कि वो ईमेल आईडी पासवर्ड आपकी किसी और वेबसाइट पे यूज़ हो रहा हो, वहाँ से वो हैक हो जाए। तो फिशिंग ईमेल्स काफ़ी सारे होते हैं जॉब स्कैम्स में। अब आपको ना कोई कंपनी जॉब के लिए हायर कर लेती है, या तो आपसे काम कराएगी और आपको पैसे नहीं देगी कि आपसे बेसिक थोड़ा बहुत काम करा लिया, या फिर वो कहेगी भाई आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है, या फिर आपकी काम की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, अब आपको हमें इतने डॉलर्स देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ स्कैम होगा। या फिर कोई स्कैम होगा कि वो आपको एक चेक भेजेंगे, एक फिजिकल चेक भेजेंगे इतने डॉलर का, और आपसे कहेंगे कि आप हमने आपको चेक भेज दिया, आप हमें ये चीज़ें परचेज करके भेज दो, या फिर हमें इतनी ट्रांसफर कर दो। और एक बार आपने अपने पैसे खर्च कर दिए किसी चीज़ में, उसके बाद थोड़े दिन बाद जो है जो उन्होंने चेक भेजा था वो बाउंस हो जाता है। तो काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं। अगर कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी टू गुड टू बी ट्रू लग रही है, इट इज़ मोस्ट लाइकली अ स्कैम। बस इतना याद रखो और फेक जॉब लिस्टिंग से बच के रहो। सेकंड स्कैम की बात करते हैं जो कि है हमारा रेंटल स्कैम। अब या तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनको एक जॉब चाहिए होती है, या तो रहने के लिए जगह चाहिए होती है। जॉब्स की बात कर ली। अब जगह में जो है सबसे ज़्यादा स्कैम उन लोगों के साथ होते हैं जो कि अभी अपनी होम कंट्री में, जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, जिनके कनाडा में रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। अब उनके साथ स्कैम कैसे होता है, वो इंडिया में बैठ के कोई फेसबुक मार्केट प्लेस पर लिस्टिंग देख रहे हैं जो कि मे बी फेक है, और वहाँ पे जो बंदा जो स्कैमर है वो कहेगा कि आप ये प्रॉपर्टी है, फ़ोटोज़ भेज दी, इतना डिपॉजिट है जो कि आपको देना है अगर आपको लिस्टिंग कंफर्म करनी है, तो मान लो $300 या $500 का डिपॉजिट है, ये आप मुझे भिजवा दो। अब कोई बंदा अगर इंडिया में बैठा होगा वो कहेगा ठीक है भाई प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है, रूम अच्छा लग रहा है, इतने पर मंथ रेंट है, मैं इतना डिपॉजिट इसको भेज देता हूँ इंडिया से ही। अब वो इंडिया से डिपॉजिट भेज देगा, जब वो कनाडा आएगा उसको पता चलेगा कि उस बंदे ने उसको ब्लॉक कर दिया, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मे बी शायद जो वो एड्रेस जो था वो एग्जिस्ट करता, लेकिन वो एड्रेस पे जो है किसी और का घर है, या फिर उस एड्रेस पे जो बंदा उसको पता ही नहीं कि भाई उसकी प्रॉपर्टी के नाम पे ये स्कैम हो रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्कैम होते हैं जहाँ पे आपसे वो पहली डिपॉजिट ले लेंगे। या फिर इवन अगर आप कनाडा में हो ना, तो मेक श्योर कि अगर आप कनाडा में, फिर तो मेक इट अ पॉइंट कि आप जाके प्रॉपर्टी विजिट करो, उसके बाद डिपॉजिट दो, और रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछो भाई। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी पे, अगर इवन आप प्रॉपर्टी पे भी चले गए ना, रेंटल प्रॉपर्टी पे जो कि आपको रेंट पे लेनी है, बंदे से पूछो कि भाई क्या वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे है या फिर उसने लीज पे ली हुई है। अगर लीज पे ली हुई है तो कितनी लंबी लीज है, डिपॉजिट आपको कितना देना पड़ेगा, वो 100% डिपॉजिट आपको जब आप घर छोड़ के जाओगे तो वापस मिल जाएगा, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं है, हर चीज़ अच्छे से। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कितने लोग साथ में रह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं इंक्लूडेड है, हर एक चीज़ के बारे में पता करो, उसके बाद ही कुछ कंफर्म करो और डिपॉजिट दो, उससे पहले मत देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंफर्म करके आप स्कैम होने से बच जाओगे। काफ़ी मेरे साथ भी हुआ है भाई रेंटल का स्कैम, तो क्योंकि मैंने डिपॉजिट दिया था, बाद में मुझे जो होम ओनर था उसने डिपॉजिट वापस
वापस नहीं करा। इवन मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर था $1200 का, वो चोरी करने का ट्राई करा। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो यहाँ पे आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। वो भी बड़ा गंदा स्कैम था। अब ये तो हमने 2 स्कैम्स की बात करी, लेकिन मैं आपको एक चीज के बारे में बता दूं जो कि बिल्कुल स्कैम नहीं है, और वो ये है कि अगर आप फ्यूचर में कनाडा आ रहे हो तो आप इंडिया बैठे बैठे अपना कनाडा का सिम अपने इंडियन एड्रेस पे मंगा सकते हो। आपको कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, कोई एक्टिवेशन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, और आपको रॉजर्स जो कि यहाँ का एक मेजर सर्विस प्रोवाइडर है उसे काफी अमेजिंग प्लान्स मिल जाएंगे, जो कि है $50 में 120 GB डेटा और $40 में 100 GB डेटा। बहुत कन्वीनियंट रहता है यार, आपको कनाडा में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे एक अच्छा प्लान ढूंढने के लिए। आप इजीली एयरपोर्ट पे लैंड होकर उबर बुक कर पाओगे, इंटरनेट यूज कर पाओगे। मेरे डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आपको अपनी डिटेल्स फिल इन करनी है और आपके इंडियन एड्रेस पे फ्री में कनाडा का सिम डिलीवर हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्कैम के बारे में, जो कि होता है स्पैम कॉल्स। अब स्पैम कॉल्स बहुत सारी आती हैं। मोस्टली जो मोस्ट कॉमन स्पैम कॉल्स होती है ना, वो होती हैं कि हम एक गवर्नमेंट बॉडी से बात कर रहे हैं, हम CRA से बात कर रहे हैं, CRA जो यहाँ की कनाडा रेवेन्यू एजेंसी है, उससे बात कर रहे हैं, और वो कहेंगे कि भाई आपका सिन नंबर गलत तरीके से यूज़ हुआ है, आपका इतना टैक्स पेंडिंग है, या फिर आपने इतनी इनकम कमाई है लेकिन हमने टैक्स नहीं पे करा। इस टाइप के बहुत सारे स्कैम्स होंगे और इंटरनेशनल स्टूडेंट डर जाते हैं कि भाई मेरा सिन नंबर कहीं गलत तरीके से यूज़ हुआ है। वो हो सकता है कि आपसे आपका सिन नंबर ही मांग लें कि भाई आप हमें अपना सिन नंबर बताओ अभी, और हम चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं ये वो। तो कहते हैं हड़बड़ाहट में नहीं आना है, अपना सिन नंबर नहीं देना है और इन स्कैम्स में नहीं फंसना है। 99.9% ऑफ द टाइम ऐसी कोई भी बंदा आपको जो है कॉल पे रीच आउट नहीं करेगा। मोस्टली या तो ईमेल करेंगे, या तो आप अपने CRA पोर्टल पे, या फिर जो भी गवर्नमेंट बॉडी है उसके ऑनलाइन पोर्टल पे, ICBC पे। अगर इंश्योरेंस है, ड्राइविंग से रिलेटेड है तो ICBC पे, अगर टैक्स से रिलेटेड है तो फिर CRA पे। उनकी वेबसाइट्स पे जाके आप अपना अकाउंट लॉगिन करके वहां पे सारी डिटेल्स चेक करो, कॉल पे किसी की बात मत मानो। अब बात करते हैं भाई हमारे 4th पॉइंट के बारे में, जो कि है इमिग्रेशन स्कैम्स। अब इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, इवन मेरे काफी सारे फ्रेंड्स के साथ हुए हैं। अब होता क्या है कि कुछ लोग जब कनाडा आते हैं ना, अगर आप वर्क परमिट पे हो या फिर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो कनाडा में, तो आप इजीली US का वीज़ा लगवा सकते हो, US का विजिटर वीज़ा। लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी वेटिंग होती है 2 साल की, 2.5 साल की, 3 साल की फॉर इंटरव्यू दोगे उसके बाद ही आपको वीज़ा मिलेगा। अब लोग इतना वेट नहीं कर पाते, तो वो नेट पे जाते हैं, उनको देखता है कि भाई कोई ना कोई अकाउंट होता है, या फिर कोई उनको आगे से मैसेज करता है कि भाई मैं आपको US वीज़ा की डेट बहुत जल्दी दिला दूंगा, 2-3 महीने में दिला दूंगा। तो क्या करते हैं कि लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, उनको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड भेज देते हैं अपने US इमिग्रेशन वाले अकाउंट का, जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी पे करा होता है US वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो आपने जो $250 $300 पे करे थे, वो आप उसको दे रहे हो, ठीक है, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। फिर वो बंदा क्या करता है, जो स्कैमर होता है, वो आपका ईमेल और पासवर्ड तो चेंज कर ही देता है, आपसे सबसे पहले तो पैसे ले लेगा वो कि भाई आप मुझे $150 दे दो, मैं आपको डेट दिला दूंगा। तो उसने आपसे वैसे पहले ही पैसे ले लिए डेट के, उसके बाद आपने उसको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया, तो उसने उसका पासवर्ड भी चेंज कर दिया। अब वो आपसे पैसे मांगेगा कि भाई मुझे $100-150 और तभी मैं आपको अकाउंट वापस करूंगा, या तो आपका अकाउंट गया। ठीक है, तो आपको फिर से आप $250 पे करने पड़ेंगे नए अकाउंट के लिए। तो इस टाइप के भी काफ़ी सारे इमिग्रेशन स्कैम्स होते हैं। दूसरे होते हैं कि भाई अगर आपको कनाडा में आप हो, उसके बाद आपको कॉलेज चेंज कराना है, तो एजेंट्स होते हैं वो मिसगाइड करके आपको गलत कॉलेज देते हैं, या फिर कोई ऐसा कॉलेज देते हैं जिसका DLI नंबर ही नहीं है, DLI अप्रूव नहीं है, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। या फिर कुछ लोग होते हैं जो कि LMIA बेचते हैं, उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी आपको बच के रहना होता है कनाडा में। तो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों से, जो इमिग्रेशन से रिलेटेड स्कैम है, जो कि वीज़ा से रिलेटेड स्कैम है, इन सब से थोड़ा दूर ही रहो। इलीगल चीज़ें अगर करोगे तो वहाँ पे आपके ब्लैकमेल होने के चांसेस और वहाँ पे स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी थोड़ा दूर ही रहो। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा होता है, जो कि असाइनमेंट स्कैम्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। होता क्या है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो फुल टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं, या फिर काम कर रहे होते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, और साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं, और दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ना कुछ अकाउंट्स उनको रीच आउट करते हैं कि भाई मैं आपके असाइनमेंट्स बना दूंगा, आप हमें इतने $, दे दो कि आप जो असाइनमेंट बनाने में आपको 4 घंटे लगेंगे, वो मैं आपको अभी आपको बना के दे दूंगा, आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे, 90% 95%, और आपको मुझे सिर्फ $100 देना असाइनमेंट के, इस टाइप से कि $150 देने, इस टाइप की कोई अमाउंट होती है, डिपेंडिंग ऑन द असाइनमेंट ही कितना हार्ड है, कितना लंबा है। तो एक बार आपने पैसे दे दिए, तो या तो वो आपको सीधा ब्लॉक कर देगा और आपके पैसे लेके भाग जाएगा, या फिर वो आपको असाइनमेंट करके दे तो देगा, लेकिन होता क्या है कि एक बार आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा कि मैं आपको आपके प्रोफेसर को जो है ईमेल लिख के भेज दूंगा कि आपने मुझसे असाइनमेंट बनवाया था, और वहाँ पे एकेडमिक इंटीग्रिटी की वायलेशन हो जाती है और आपको जो है कोर्स में फेल कर देंगे। अब या तो वो आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसे लिया कि भाई मुझे 200 या 300 या $500 दे दो और मैं ये चीज़ किसी को नहीं बताऊंगा, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो बताएगा या नहीं बताएगा। और मान लो आपने पैसे दे दिए तो होता है उसके बाद वो बता ही दे, या फिर उसके बाद वो और पैसे मांगे, और
मान लो अगर आपने नहीं दिए तो वो आपके प्रोफेसर को ईमेल कर देगा, क्योंकि उसके पास भी एग्जैक्ट सेम असाइनमेंट है जो कि आपने सबमिट करा है, तो प्लेजरिज्म वहाँ पे आ ही जाता है। अब या तो आपको उस असाइनमेंट में 0 मिल जाएगा, या तो आप उस कोर्स में फेल हो जाओगे, वो आपको फेल कर देंगे। और होगा क्या कि आपके एक तो ग्रेड में F हो जाएगा, मतलब फेल वाला ग्रेड आ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज़, आपको वो कोर्स रिपीट करना पड़ेगा, 1,500-2,000 2,500 की फीस फिर से देनी पड़ेगी, और साथ में जो है 4 महीने फिर से लगाने पड़ेंगे उस कोर्स को करने के लिए। तो वो बहुत बैड सिचुएशन हो जाती है। इससे अच्छा खुद ही करो अपना असाइनमेंट, किसी और से करवाने से अच्छा, क्योंकि ये वैसे ही चीज़ इलीगल है, ऊपर से आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, पैसे दे रहे हो, और ब्लैकमेल होने के भी चांसेस हैं। तो इसलिए असाइनमेंट्स खुद करो और इन स्कैम से बचो। अब यार ये थे यार टॉप 5 स्कैम्स जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स के साथ होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि MLM और नेटवर्क मार्केटिंग में भी काफ़ी लोग फंस जाते हैं, जो कि एक्जैक्टली स्कैम नहीं होता, लेकिन काफ़ी फिशी चीज़ें होती हैं। और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी कि उन साइट पे जाओ, क्योंकि उस टाइम वो वहाँ पे भी काफ़ी सारी मैनिपुलेशन होती है। लेकिन आई थिंक उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में बना सकता हूँ, जो कि इतने सारे लोगों के साथ वो चीज़ होती है, काफ़ी इतने सारे लोग उसमें फंसते हैं। सो लेट मी नो इफ़ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट। बाकी यही 5 टाइप के स्कैम्स हैं जो कि मोस्ट कॉमन है बिटवीन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड इमिग्रेंट्स। बहुत इजी टारगेट्स होते हैं ये लोग, जो कि ये नए होते हैं कनाडा में, तो स्कैमर्स बहुत इजीली इनको इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो आई होप कि अब आपको पता होगा कि कैसे इन चीज़ों से बचना है, कैसे क्या क्या टाइप के स्कैम्स होते हैं। बाकी कनाडा से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनिंग वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी अ डे इन माई लाइफ, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दूसरी ना, मैंने मार्केट प्लेस से ना एक बहुत सस्ते में एक आईफोन परचेज करा था, जो कि मुझे लग रहा था स्कैम है, लेकिन वो स्कैम नहीं था। तो उसकी भी वीडियो यहाँ पे आ रही होगी, तो ये दोनों वीडियोस आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में से इतना ही। दिस वाज समरजीत साइनिंग ऑफ।